हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आज की जो वीडियो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, और इससे पहले हम पाषाण काल देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु नाम कहाँ से लिया? ये सिंधु नदी से। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी दे दिया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो एक्चुअली जो मुख्य रूप से अगर इसकी खुदाई जो की कराई थी वो कराई थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, लेकिन किसके निर्देशन में हुई थी? तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। 1921 के टाइम की बात है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि 1921 में ही पहली बार ऐसा पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई सभ्यता है। इससे बहुत पहले, शायद 1865 के समथिंग, ये थोड़ा सा साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो गए थे। एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे मनुष्य रहा हो। लेकिन उस टाइम उस वक्त उस बात पे उनकी पे ध्यान नहीं दिया गया था। जो सरकार ने जो ऑफिशियली जो खुदाई कराई वो 1921 से कराई, इसलिए 1921 को पहला उत्खनन माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। सिंधु सभ्यता के जो दो मुख्य नगर हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और दोनों ही पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान में राज्य को अभी भी प्रांत ही बोला जाता है, अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो वो कहा है पिग्गट महोदय ने। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ओके, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने, जिनके निर्देशन में सर्वप्रथम खुदाई की गई थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, जॉन मार्शल ही थे ना, हमने यहाँ पे देखा है ना। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए जो ये सिंधु सभ्यता है, इसकी वास्तविक तिथि क्या थी, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि उस समय के हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, हो सकता है उन पर तिथि भी अंकित हो, लेकिन समस्या क्या है कि वो जो लिपि है सिंधु सभ्यता के समय की, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए विद्वान जो है ना इस बात पे डिबेट करते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल क्या था। लेकिन इन सब अलग अलग जो मत हैं उनमें जो सर्वाधिक मान्य है वो है रेडियो कार्बन 14 जो तकनीक है उसके द्वारा जो समय तिथि निर्धारित की गई है ना। तो रेडियो कार्बन द्वारा ना जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो विघटन है वो कितने समय में हुआ होगा, इस आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कोई जो कार्बनिक पदार्थ है वो कितना पुराना है ना। तो रेडियो कार्बन 14 तकनीक द्वारा उस समय के जो जैविक पदार्थ हैं उनको उनके विघटन के संबंध में ऐसी ये तकनीक है, उससे पता लगाते हैं कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता भी इतनी पुरानी रही होगी। ठीक है, तो रेडियो कार्बन 14 द्वारा जो इस सभ्यता की तिथि मानी गई है वो मानी गई है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक, लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये सिंधु सभ्यता का विघटन होने लगता है। उसके विभिन्न कारण बताए जाते हैं और सर्वाधिक जो मान्य है वो जलवायु परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की काल विधि का निर्धारण निम्नवत किया है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और ये 7वां ही हो गया। तो ये तिथि बहुत सारी हो जाती हैं, याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो रेडियो कार्बन वाला हो गया और एक ये जॉन मार्शल, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहली खुदाई हुई थी। तो इनका जो मत है ये भी थोड़ा है इम्पोर्टेंट। 3250 से 2750 माना है इन्होंने। ठीक है,
अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में मिले हैं। तो अफगानिस्तान में जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं? शोरतुगही, मुंडीगाक पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के जो प्रांत हैं जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हमें मिलते हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। और भारत में है पंजाब, गुजरात, मतलब ये पश्चिमी एरिया सारा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान है। अगर इस सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें तो सबसे पश्चिमी छोर अगर इसका देखें तो वो क्या है? सुतकांगेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। और सबसे पूर्व में अगर देखें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और अगर हम ईस्ट में देखें तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और वेस्ट में देखें तो महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है। यही इसमें लिखा है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी परास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी परास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी परास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यानी जो इसकी जो जगह इस तरीके से हमने जो लोकेट करी, अगर इनको हम देखें तो ये त्रिभुजाकार जैसी शेप बनाता है ना। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। देखो मैं मैप में दिखा भी देती हूँ एक सेकंड। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। ये मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर मेरठ में हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये इधर सुतकांगेंडोर। तो ये अगर हम इसको देखें तो ये त्रिभुजाकार हो गया है ना। ये पाकिस्तान है ना, इधर से। देखो ये जो लोकेशन है ना, इनको रटने से अच्छा है अगर हम मैप पे देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो वो एक इमेज बन जाती है कि कौन सी लोकेशन कहाँ थी। इसमें ये सारे सिंधु सभ्यता के ही स्थल हैं, मेहरगढ़, और इधर देखिए ये मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, ये सब, ठीक है। बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी जैसे जैसे इनका कहीं भी जिक्र आएगा। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिश्रित प्रजाति के लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रजाति थी। और जिसमें मुख्यतः जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, इंडो यूरोपियन, उसको माना जाता है। तो मुख्यतः जो 4 प्रजातियां थी वो कौन सी थी? नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसको कॉकेशियन भी बोलते हैं, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये जो कॉकेशियन है ना, कॉकेशस नाम से एक पर्वत श्रृंखला भी है, इसे आप सर्च करिएगा। वैसे मैं बता दूं तो ये यूरोप और एशिया की सीमा पर है ना। इधर अजरबैजान, ईरान, कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र में पड़ेगा कॉकेशियन। तो कॉकेशस पर्वत एक बार देख लेना। और दूसरा है ये भूमध्य सागरीय, जैसे इंडो यूरोपियन या कैस्पियन भी बोलते हैं। कैस्पियन सागर यही है पास में भूमध्य सागर के। अल्पाइन, जो इधर टुंड्रा वाला प्रदेश है ना, ठंडा ध्रुवीय प्रदेश जो है वहाँ से, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये 4 प्रजातियां जो मुख्यतः यहाँ पाई जाती हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी जिसमें सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। देखो, सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन लोग रहे होंगे, इसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि वे आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि वे सुमेरियन थे। और राखल दास बनर्जी कहते हैं वे द्रविड़ थे, ठीक है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जैसे बहुत सारे नगर मिले, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया कि कुछ तो हैं केंद्रीय नगर, और कुछ हैं तटीय नगर, और कुछ हैं पत्तन नगर एवं अन्य नगर व कस्बे, ठीक। तो केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन जो तट के किनारे हैं, बंदरगाह वाले क्षेत्र जहाँ से आयात निर्यात होता है ना, तटीय नगर, पत्तन नगर और अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 सॉरी वो 1865 मैंने बोला था, 1865 में, 1826 है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। देखो 1921 में जाके खुदाई हो रही है, लेकिन कितना पहले 1826 में, है ना, लगभग 100 साल ही हो गए। तो 1826 में ये बात चार्ल्स मेसन ने बताई थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जहाँ पे मानव सभ्यता रही हो, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया था उस समय।
जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब यानी पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा था। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1940 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्व टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पे पश्चिमी टीले को बोला गया दुर्ग टीला और पूर्वी टीले को बोला गया नगर टीला। दुर्ग टीला मतलब ये थोड़ा सा इससे ऊंचाई पर स्थित था, है ना। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इस शहर का यानी हड़प्पा जो जगह है यहाँ पे जो लोग रहते होंगे तो इनका मुखिया जो था वो पश्चिमी साइड रहता और पूर्वी साइड जो थे वो सामान्य लोग रहते थे। और दक्षिणी छोर पे मतलब दक्षिण दिशा में हमें कुछ विशेष कब्रें मिलती हैं, कब्र जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो और उसके बाद क्या दे रखा है हड़प्पा के बारे में कि यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। अन्नागार यानी जहाँ पे खाद्यान्न को स्टोर करके रखा जाता होगा। तो 6 कक्षों वाले सीधी लाइन में 6 कमरे इधर बने होंगे, 6 कमरे ऐसे करके। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ठीक है, तो पश्चिम में हो गया दुर्ग, पूर्व में हो गया नगर टीला और दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ठीक है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो इस दुर्ग को माउंट एबी किसने कहा? तो वो कहा था व्हीलर ने। ठीक है, व्हीलर ने कहा था कि ये जो दुर्ग है ये क्या है, माउंट एबी, जो नगर की सुरक्षा के लिए जो नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है इस पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रकृति पूजा जैसे वहाँ पे मतलब प्रकृति पूजा की संकल्पना वहाँ पे प्रचलित थी। तांबे का बना इक्का, यानी तांबे से लोग परिचित थे। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, कच्ची ईंटें मिलती हैं। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देखो अभी हमने ये हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया, अब है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा में हमने क्या क्या देख लिया कि वो रावी नदी के बाएं तट पर है और दुर्ग टीला और नगर टीला और ये कब्रिस्तान जिसको बोला गया R37, माउंट एबी बोला दुर्ग को, है ना। और यहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं हमें और एक हमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, है ना, मछुआरे का चित्र, ये सब। और हमें तांबे के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से और ईंटों के। तो ये हो गया सिंधु नदी हड़प्पा हड़प्पा जो स्थल है उसके बारे में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दे रखा है इन्होंने कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है एक बार हमने पहले देख ही लिया है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ओके, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और हमने देखा हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। उसके जस्ट एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एक स्थल है वो है बृहद स्नानागार, यानी बहुत बड़े एक स्नान करने की जगह थी जहाँ भारी संख्या में लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। ठीक है, स्नानागार बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है ये कोई इनका धार्मिक कोई ऐसी इनकी आस्था रही होगी यहाँ पे एक साथ लोग स्नान करते होंगे। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसे स्नानागार की लंबाई चौड़ाई दे रखी है कि उत्तर से दक्षिण 55 और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड, ये तो पूरा स्नानागार हो गया, इसके अंदर एक कुंड बना होगा जिसमें से सीढ़ियों से उतर के लोग जाते होंगे, इस कुंड में नहाते होंगे। तो ये जो कुंड है स्नान कुंड है उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। ठीक है, यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, है ना। यानी कोई ऐसा उनका
धार्मिक कोई त्योहार टाइप कुछ ऐसा होता होगा, जहाँ पे मान्यता ऐसी होगी कि सब लोग एक साथ यहाँ स्नान करेंगे। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो जो बृहद स्नानागार है, इसको आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है? तो वो मार्शल ने कहा है। और हमने पीछे क्या पढ़ा था? पिग्गट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो इस तरीके के जो अभी जो कथन होते हैं, किस विद्वान ने क्या कहा है, ये पूछ लिए जाते हैं, है ना। और खासकर जो ये हाईलाइट हो रखा है ना, ये तो समझो कि है ही इम्पोर्टेंट, ये तो हमें याद करना है। तो मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है? बृहद स्नानागार को, जो मिलता है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता में हमें ना बहुत सारी मोहरें मिली हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ से मिली हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और कैसी वो मोहरें जो हैं, उन पर कुछ ना कुछ लिखा है, यानी उस पर कुछ अभिलेख है, हालांकि उसे अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। मोहरें क्या थी? जैसे कि कोई सामान आयात निर्यात कर रहे हैं, मान लो ये सामान पैक्ड है, तो ये सामान हमें कैसे पता चले कि जो सामान भेजा गया है वही वहाँ पहुँचा है? तो इसको ऐसे सील करने के लिए मोहरें, इस पे मोहर लगाई जाती थी, है ना। तो वो वाली मोहरें। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल अन्नागार। देखो, अन्नागार हमें यहाँ हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ठीक है। जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। देखो, जो ये स्नानागार था ना, इसकी लंबाई चौड़ाई जो थी, ये एक बार पूछ रखी है, 8 मीटर गहराई वाला ये। अभी इसका नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इसका पूछ ले, शायद पीसीएस में ही पूछा गया था। तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है, जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। तो वृहद स्नानागार के, जैसे मान लो यहाँ स्नानागार है, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर हमको एक बड़ा सा मतलब भवन मिलता है, और उस भवन को बोला जाता है कि वहाँ पे पुरोहित लोग रहते होंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ दे रखी है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो की एक विशेषता तो यही हो गई कि यहाँ पे विशाल स्नानागार है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, वो उसकी सड़कें मानी जाती है। क्योंकि आज देखो, हम आज भी इस चीज़ के लिए इंडिया में काफ़ी बहस होती है कि भाई हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो सड़कें अच्छी नहीं होने का मतलब, यानी एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि सड़कें हमारी इस तरीके से हैं, है ना। तो उस टाइम की जो मोहनजोदड़ो की देखो तकनीकी इतनी विकसित थी कि वहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर विराजित थी, यानी सड़कें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना होके इस तरीके से थी। तो और इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो तकनीक में काफ़ी आगे थे। तो मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। तो मतलब इस तरीके से थी, तो नगर को वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, ठीक है। सड़क के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सड़क को, ये जो सड़कें थी, समकोण पर काटती थी, सीधे सीधे, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस अगर ये शब्द आ जाता है तो ध्यान रखना, सड़कों की वजह से है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया है, ठीक है। तो देखो, जो हड़प्पा में था दुर्ग टीला, उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था माउंट एबी, है ना। कहाँ है? देखो, ये रहा, दिखा देती हूँ मैं फिर से, ये माउंट एबी। तो हाँ, व्हीलर ने कहा था, पश्चिमी छोर पर जो दुर्ग था हड़प्पा का। और यहाँ पे अगर हम देखें, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला है, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया स्तूप टीला। इसको स्तूप टीला क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक। मोहनजोदड़ो से, ये कुषाण शासक हड़प्पा वाले नहीं है, बाद में आएंगे, हम पढ़ेंगे, है ना। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुओं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है हमें?
एक तो कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति है ना। तो मतलब नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति मिली है, कांसे की है वो। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसकी है। ऐसा हो सकता है तांबा बोल दे, नहीं तांबे की नहीं, कांसे की है ना। पुजारी की भी मूर्ति मिली है। दूसरा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, जिसको माना जाता है कि वो वर्तमान में जिन्हें हम शिव कहते हैं, वही ये पशुपतिनाथ, ऐसी मूर्ति हमें मिली है यहाँ पे। कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं और सूती कपड़ा मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं और सीपी की बनी हुई पटरी और कुओं से प्राप्त बहुत सारे नरकंकाल। घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़े के हमें स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन इस तरीके से हड्डी वगैरह यानी दांत हमें मिले हैं। और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो अब ये मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है चन्हूदड़ो, उसकी खोज किसने की थी? मजूमदार ने 1931 में। 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झागर संस्कृति कहते हैं, यानी हड़प्पा के बाद में जो संस्कृति आई उसे झूकर या झांगर संस्कृति भी कहते हैं, उसके साक्ष्य हमें चन्हूदड़ो से मिलते हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था। चन्हूदड़ो जो था ये एक औद्योगिक केंद्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें मणिकरी, मोहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था, ऐसे हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मैके मनका, मैके मतलब एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने जब इसका यहाँ पे खुदाई कार्य कराया तो उनको यहाँ पे मनका बनाने का एक कारखाना मिला और भट्टियां प्राप्त हुई। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं, तो यहाँ से क्या क्या मिला है? अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए, मतलब कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसे पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त लिपस्टिक इत्यादि। ये लिपस्टिक वाला क्वेश्चन पूछा भी है। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वक्राकार ईंटें मिलने वाला एकमात्र स्थल चन्हूदड़ो। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा वाला भी हमने दुर्ग देखा और मोहनजोदड़ो वाला दुर्ग देखा हमने, स्तूप टीला। लेकिन चन्हूदड़ो, ये मतलब स्टार कर लेना कि चन्हूदड़ो से हमें किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता और वक्राकार ईंटें मिलती। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। तो अब आता है गुजरात का। ठीक है, तो अभी तक हम ये पाकिस्तान वाले पढ़ रहे थे, अब हमारा इंडिया वाला आ गया ये गुजरात। तो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा अथवा सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त होते हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो लोथल जो यहाँ पे लोग आवास करते थे, उनको सुरक्षा की दृष्टि से बड़े मतलब इनके अच्छी पुख्ता इंतजाम थे कि इन्होंने एक रक्षा प्राचीर यानी दीवार से ऐसे करके घेरा हुआ था। इसके अंदर ही दुर्ग था और सामान्य लोग जो रहते थे वो पूरा नगर इस तरीके से प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड है, जहाँ पे जहाज रुकते थे, नाव वगैरह जो होती थी। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान यानी चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति यानी मिट्टी की जो मूर्ति है, और 3 द्विशव समाधियाँ, यानी 3 ऐसी समाधियाँ मिली हैं जहाँ से हमें युग्म समाधान मिले, एक साथ 2 कंकाल। कहाँ की बात हो रही है? ये लोथल की। तो आज वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी जो ये हमने ना लोकेशन देखी, जैसे लोथल है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, ये सब एक बार मैं मैप से दिखा देती हूँ जिससे कि अच्छे से याद हो जाए। एक सेकेंड। ये देखिए, ये गुजरात वाला एरिया है ना।
करके अगर हम देखें तो ये हो गया लोथल, ठीक है। और मोहनजोदड़ो हमारा यहाँ पे हो गया, ये इंडिया हो गया ऐसे करके। और मोहनजोदड़ो यहाँ पाकिस्तान में इस जगह हो गया। और हमने क्या देखा था, हड़प्पा देखा था, है। तो हड़प्पा यहाँ पे रावी नदी के तट पर इस साइड रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा इसमें, सॉरी ये है हड़प्पा, तो रावी नदी के बाएं तट पर, तो ये हो गया यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो लोथल यही देखा है अभी हमने। और भी कुछ देखा था, चनूदड़ो देखा था, चनूदड़ो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल। अभी हमने ये 4 लोकेशन देखी और चारों हम इस पे मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ इंडिया का मैप बनेगा ऐसे, हड़प्पा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।